हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मार ट्यूटोरियल्स। इससे पहले हमने एंडोजेनिक प्रोसेस के बारे में समझा था। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में समझा था एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने डेफिनेशन समझी थी दोनों की। जिसमें एंडोजेनिक जो होता है वो कैसा होता है, जिसमें इंटरनल फोर्सेस जो है अर्थ के वो काम करते हैं और अलग अलग लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। और एक्सोजेनिक फोर्स जो होता है वो जनरली कहाँ काम करता है, सरफेस पे। यानी अलग अलग एजेंट्स के थ्रू अर्थ पे अलग अलग चीजें जब होती है या अलग अलग लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस। और इसके पीछे जो फोर्सेस काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इस प्रोसेस को हम एक और नाम से भी बता सकते हैं, वो क्या हो जाती है अपनी डीन्यूडेशन। तो आइए आगे हम इसको अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एनडीए और सीडीएस में हमको देखने को मिल जाते हैं। एक्सोजेनिक या एक्सोजेनेटिक प्रोसेस आर ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ stress induced in Earth's material due to various forces that come into existence due to the sun's heat। सन की हीट के कारण, या कहें कि जनरली अलग अलग ऐसे रीजंस जो हमको अर्थ के सरफेस पे दिखाई देते हैं, उन सभी की वजह से जो प्रोसेसेस होती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस या एंडोजेनेटिक प्रोसेसेस। ठीक है। अब यहाँ पे याद रखना कि एक स्ट्रेस फोर्स जो है वो काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है, जनरली यहाँ पे स्ट्रेस फोर्स काम करता है। अ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड इन ए सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग। तो दो चीजें हो सकती है कि जब हम पुश कर रहे हैं किसी चीज को या पुल कर रहे हैं किसी चीज को, तो हम क्या डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं। और जनरली ऐसे ही स्ट्रेस के डेवलपमेंट की वजह से अर्थ पे अलग अलग टाइप के फोर्सेस जो हैं वो काम कर पाते हैं। और कौन सी प्रोसेस को अंजाम देते हैं, डीन्यूडेशन को या एक्सोजेनेटिक या एक्सोजेनिक प्रोसेसेस को। तो यहाँ पे कौन मेनली काम करेगा, स्ट्रेस। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर है, फ्लो होते हुए आया और ये सारे जो निचली लेयर्स है उनको क्या करके जा रहा है, पुश करते हुए आगे की ओर ले जा रहा है। तो ये भी क्या हुआ, स्ट्रेस हुआ। हवा जो है अपने साथ किसी चीज को खींच के ले जा रही है, मिट्टी को खींच के ले जा रही है, तो वो भी क्या हुआ, एक तरह से स्ट्रेस हुआ। तो ऐसी अलग अलग चीजें हमको देखने को मिलती है किसमें, एक्सोजेनिक में या एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस में। ठीक है। आगे बढ़ते हम और इस प्रोसेस को ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि जनरल टर्म जो है इसके लिए क्या यूज की जाती है, डीन्यूडेशन। ठीक है। डीन्यूडेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जनरली होता क्या है कि जियोमॉर्फिक जितने भी अलग अलग एजेंट्स हैं, वो एजेंट्स क्या करते हैं कि अर्थ के एक अपर लेयर को या एक अपर कवर को ही क्या कर देते हैं, हटाने का काम करते हैं। तो जनरली इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, डीन्यूडेशन। डीन्यूडेशन मतलब ही क्या हो रहा है, सीधा टू अनकवर, है ना, यानी टू स्ट्रिप ऑफ और टू अनकवर। मान लिया ये अर्थ की एक लेयर है और इस पे हम क्या देखने को मिलेगी, या तो ग्रासेस हो सकती है या सॉइल मिल सकती है। अब हवा आ रही है और हवा के साथ में ये चीजें क्या होती, सॉइल क्या होगी, एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। वाटर की वजह से ग्रासेस जो है वो क्या हो सकती है, या वेजिटेशन जो है वो क्या हो सकती है, डीन्यूड हो सकती है। तो इसी के कारण हम यहाँ पे क्या कह देते हैं कि ये एक लेयर ही ऊपर से हट जाती है। इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीन्यूडेशन। अब डीन्यूडेशन में हम अलग अलग चीजें देखते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है, वेदरिंग होती है, मास वेस्टिंग होती है या मास मूवमेंट्स होते हैं, इसके अलावा इरोजन होता है और ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये अलग अलग प्रोसेसेस है जो शामिल होती है किसमें, डीन्यूडेशन में। अब इसी में आगे हम देखेंगे कि फेजेस कितने होते हैं या डीन्यूडेशन होता कितने पार्ट्स में है। तो जनरली हम यहाँ पे चार अलग अलग फेजेस देखते हैं। यानी कोई भी एक एरिया पे या अर्थ के किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर वहां हमको डीन्यूडेशन देखना है, तो हम देखेंगे कि ये चार अलग अलग प्रोसेस जो है वहां पे होती है, जिसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है, वेदरिंग से। वेदरिंग के बाद दूसरे नंबर पे होता है इरोजन। इरोजन के बाद फिर होता है ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट में हो जाता है कौन, डिपोजिशन। वेदरिंग, इरोजन, वेदरिंग, इरोजन,
ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन। ये 4 प्रोसेस हमको कंटिन्यू देखने को मिलती है। इसमें शुरुआत हमेशा कहां से होगी? वेदरिंग से। ठीक है, अब एक एक करके इन सभी को समझ लेते हैं कि होता क्या है। इन चारों टर्म्स को हम, या चारों अलग अलग जो ये हमारे पास में स्टेजेस है, इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले, वेदरिंग इज ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, सॉइल एंड मिनरल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल कुछ एजेंट्स जैसे कि हीट और प्रेशर, केमिकल एजेंट्स जैसे कि लीचिंग और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और हाइड्रेशन। इन एजेंट्स की वजह से क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन होता है किनका? रॉक्स का, सॉइल का और अलग अलग मिनरल्स का। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग। सीधी सी बात है कि एक चट्टान है, एक बड़ा सा पत्थर है, उसमें कोई गैप बना है एक छोटा सा, उस गैप में वाटर एंटर कर जाता है। अब वो वाटर एंटर तो कर गया, अब दोपहर के समय उस पर क्या लग रही है? हीट लग रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। शाम के समय टेम्परेचर क्या हो जा रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर जो है, वो उस वाटर को क्या करना स्टार्ट करेगा? हीट अप, और इवोपरेशन की प्रोसेस होगी। और इन्हीं प्रोसेस की वजह से धीरे धीरे वो रॉक का पीस क्या हो जाएगा? वहां से टूट जाएगा। और ये किसी भी बड़े रॉक के हिस्से के टूटने को ही हम क्या बोल रहे हैं? डिसइंटीग्रेशन को ही हम क्या बोल रहे हैं? वेदरिंग। और साथ ही साथ सॉइल फॉर्मेशन भी इसी की वजह से होता है। यानी जब ये टूटेगा, छोटे छोटे बारीक बारीक कणों में बिखरेगा, तो इसमें हम क्या कह देंगे? डिसइंटीग्रेशन हो रहा है किसमें? सॉइल में। इसके अलावा मिनरल्स में भी अलग अलग टाइप के डिसइंटीग्रेशन हम इनकी वजह से देखने को मिलता है। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी इसमें आते हैं। 3 एजेंट्स अपने को याद रखना है इसमें। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि ये जो ब्रेकडाउन होता है, इसमें किसी भी टाइप का मोशन नहीं होता, या कहें बहुत कम मोशन होता है। यानी एक जगह से बस दूसरी जगह गिर गया, ये मोशन हो सकता है, लेकिन इसके अलावा ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है। अब होगा क्या कि इस एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को ही हम क्या कहेंगे? इरोजन। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि इस इन सिटू, यानी एक ही जगह पे होने वाले डिसइंटीग्रेशन या ब्रेकडाउन को ही हम क्या बोल रहे हैं? वेदरिंग। है ना, ये रॉक मटेरियल क्या होता रहेगा? एक ही जगह पे टूटता जाएगा, बिखरता जाएगा। अब वहां से जब ये दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होने लगेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? इरोजन। ठीक है, द वेदर्ड मटेरियल इज कैरीड फर्दर अवे बाय इरोजन, विच प्रोसेस? इरोजन। ठीक है, अब जो हमारा वेदरिंग है, इसको हम क्या कर सकते हैं? 3 मेजर ग्रुप्स में बांट सकते हैं। सबसे पहला अपने को मिलता है फिजिकल या मैकेनिकल, जिसमें हीट, टेम्परेचर और ये सारी प्रेशर और ये सारी चीजें काम करती है अलग अलग। केमिकल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है? लीचिंग मिलती है, ऑक्सीडेशन मिलता है, हाइड्रेशन मिलता है, रिडक्शन होता है। ये सारी चीजें हमको कहाँ देखने को मिलेगी? तो केमिकल प्रोसेसेस में। और लास्ट आ जाती है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैसे कि क्या? अलग अलग जानवरों का नेस्टिंग करना, जैसे कि उनके चूहे हैं, तो चूहे क्या करते हैं? गड्ढे करते हैं, है ना। अलग अलग ऐसे कई सारे जमीन में रहने वाले जीव हैं जो क्या करते हैं? जमीन में गड्ढे करने का काम करते हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं? वो भी तो डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं, सरफेस का डिसइंटीग्रेशन ही तो हो रहा है। इसके अलावा पेड़ पौधे जो हैं, उनकी जड़ों की वजह से भी क्या होता है? कई बार एक रॉक में जब एक पेड़ उग जाएगा, तो धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करेगा? उसको तोड़ना स्टार्ट करेगा, या उसके अंदर ही ग्रो करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा वीक हो जाएगा, और एक पॉइंट आएगा कि वो रॉक टूट के गिर जाएगा। तो ऐसी अलग अलग प्रोसेसेस हम किस में देखते हैं? पहला हो जाता है फिजिकल, दूसरा हो जाता है केमिकल, और तीसरा हो जाता है बायोलॉजिकल। तो इन तीनों अलग अलग ग्रुप में, या तीनों अलग अलग टाइप की वेदरिंग में, हमें ये चीजें कुछ याद रखनी कि यहाँ कौन कौन हो जाएगा। तो यहाँ होता है कौन? हीट होती है, इसके अलावा प्रेशर होता है। ठीक है, प्रेशर, हीट, और इसके अलावा स्ट्रेस, ये सारी चीजें काम करती है किसमें? फिजिकल और मैकेनिकल में। केमिकल की बात करें तो कौन हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन के अलावा रिडक्शन हो जाता है। रिडक्शन के अलावा एक और चीज, लीचिंग हो जाती है। ठीक है, लीचिंग के अलावा और क्या मिलेगा अपने को? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लीचिंग और हाइड्रेशन मिलेगा। यानी वाटर जब वर्क करेगा तो उसको हम कहेंगे हाइड्रेशन। वाटर जब सीप करते हुए नीचे की हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे लीचिंग, और कई सारे मिनरल्स को भी साथ ले जाएगा। रिडक्शन
और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से तो हम परिचित हैं, केमिस्ट्री में जो पढ़ते हैं वही सेम चीज है कि रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, वो वाली पूरी प्रोसेस होगी। और हीट, प्रेशर और स्ट्रेस, ये अलग अलग चीजें अपने को कहाँ मिलेगी, मैकेनिकल में। बायोलॉजिकल में ह्यूमन एक्टिविटीज भी आती है और साथ ही साथ एनिमल एक्टिविटीज भी इसमें आती है और प्लांट्स एक्टिविटीज भी किसमें आती है, बायोलॉजिकल। तो इनकी वजह से जितनी भी वेदरिंग होगी वो अलग अलग जो एजेंट्स है इनकी वजह से होंगी, उनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं, जैसे कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, जो चीज हमको मिलेगी वो हो जाएगी हमारी मैकेनिकल वेदरिंग, जो हमने अभी समझा था जस्ट। फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स, या मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, फ्रीज थॉ साइकिल। अभी फ्रीज थ्रो साइकिल क्या होता है, तो फ्रीज थॉ साइकिल में जनरली हम देखते हैं कि रॉक के अंदर जब वाटर इकट्ठा हो जाता है या उसके जो क्रैक्स है उसमें वाटर इकट्ठा हो जाता है और वो जम जाता है, यानी जनरली ये कौन से इलाकों की बात हो रही है, ठंडे इलाकों की। तो वहां पे हम देखेंगे कि फ्रीज थॉ साइकिल की वजह से वो दिन में पिघलेगा और रात में वापस जमना स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वजह से क्रैक जो है वो बढ़ता चला जाएगा, इसको हम कहते हैं फ्रीज थ्रो साइकिल। उसके बाद आती है वेट ड्राई साइकिल, सेम चीज लेकिन गर्म इलाकों में, कि वाटर जो है वो दिन के समय में क्या होगा, गर्म होते होते इवोपरेट होगा और फिर शाम के समय में या सुबह की जब ओस होती है तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वापस से वहां पे वाटर मिल सकता है। तो इसकी वजह से भी क्रैक्स जो है वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्ट्स, जैसे एग्जांपल के लिए एक सॉल्ट वाला एक सॉल्ट कंसिस्टिंग रॉक है, अब उसने कांटेक्ट किया किसके साथ, वाटर के साथ, अब वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, क्रिस्टलाइजेशन होने लगेगा। और जनरली इस क्रिस्टलाइजेशन की वजह से रॉक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो वीक होता है, और वीक होने के कारण फिर धीरे धीरे वो क्या देखने को मिलेगा अपने को, तो वहां पे हम देख पाएंगे कि वेदरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। एनिमल एंड प्लांट एक्टिविटी, अब इसको हम बायोलॉजिकल में भी शामिल करते हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटी जैसे कि फिजिकली अगर लगाई गई है, जैसे एनिमल ने क्या किया, सॉइल में क्या लगी हुई है, ग्रास, और उसको उसने आके खा लिया और साथ ही साथ वो उखड़ के चला गया, तो वो किसका पार्ट हो जाता है, फिजिकल वेदरिंग का। साथ ही प्लांट जब क्या करे, किसी रॉक के अंदर उगने लग जाए और उसको तोड़ने लगे अंदर से ही, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लांट एक्टिविटी की वजह से होने वाली वेदरिंग। तो ये कुछ अलग अलग टाइप हो जाते हैं या अलग अलग एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे किसके, फिजिकल वेदरिंग के या मैकेनिकल वेदरिंग के। अगली चीज आती है हमारी केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग में भी वही है, सेम चीज हो रही है, डिसइंटीग्रेशन की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल डीकंपोजिशन हो रहा है, यानी इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, अब डिग्रेड हो रहा है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर डिग्रेड होने के लिए जनरली हम यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस देखते हैं, जैसे डिसोल्यूशन, सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। डिसोल्यूशन और सॉल्यूशन में जनरली एक टाइप का कोई लिक्विड जो है वहां पे काम करेगा, जो कि जनरली वाटर होता है। जैसे कि कोई लाइमस्टोन का हिस्सा मान लीजिए, तो लाइमस्टोन वाले इलाकों में अपने को क्या देखने को मिलेगा, डिसोल्यूशन और सॉल्यूशन, ये दो प्रोसेस देखने को मिलेगी लाइमस्टोन वाले इलाकों में। इसके अलावा कार्बोनेशन भी यहीं पे देखने को मिलेगा, कि जब वाटर रिएक्ट कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये अलग अलग चीजें जब रिएक्ट करेगी, तो यहाँ पे जनरली हमको क्या देखने को मिलेगा, कार्बोनेशन की प्रोसेस। हाइड्रेशन की प्रोसेस वही फिर से वाटर का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीडेशन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन, और लास्ट हो जाता है रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना जो है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ऐसी कई सारी प्रोसेस अपने को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से रॉक डिकम्पोज होती है, डिसॉल्व होती है या रिड्यूस होती है। उन सभी को हम कौन सी प्रोसेस में डाल देते हैं, केमिकल वेदरिंग। अभी केमिकल वेदरिंग जो है ना वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, कई अलग अलग समय में आप देखोगे कि ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। हीट और फिजिकल जितने भी फीचर्स है वो भी साथ साथ में काम कर रहे हो, तो कई सारी चीजें आप देखोगे कि ये सब साथ में चलती रहती है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो जाती है किसकी, केमिकल वेदरिंग की। केमिकल वेदरिंग के बाद अगली चीज हम समझेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग में भी सेम कुछ चीजें आएंगी जो हमने फिजिकल में पढ़ी थी, कि बायोलॉजिकल वेदरिंग में जनरली हम वीकनिंग देखते हैं और सब्सिक्वेंट डिसइंटीग्रेशन देखते हैं। होता क्या है ना, धीरे धीरे यहाँ पे काम होता है। अब वीकनिंग होता है, यानी बार बार एक ही पत्थर पे या एक ही सरफेस पे कई सारे एनिमल मूव करेंगे,
अलग अलग मशीनरी मूव करेगी, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो एरिया वीक होगा, और वीक होने की वजह से वहां पे धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उस डिसइंटीग्रेशन को ही हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल वेदरिंग। और जनरली किसके द्वारा हो रहा है, प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स के द्वारा। कई सारी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी होती है, कहाँ पे, जमीन के अंदर या सॉइल में या रॉक में। तो ऐसी कई सारी चीजें हमको देखना है। इसके अलावा जैसे प्लांट्स की अगर बात करते हैं, तो प्लांट्स की जो रूट्स है वो जनरली कहाँ जाती है, जमीन के नीचे। तो इससे स्ट्रेस डेवलप होता है कहाँ पे, सरफेस पे, और उस सरफेस के स्ट्रेस की वजह से ही फिजिकली इम्पैक्ट होते हैं, या कहें कि फिजिकली चेंजेस आते हैं किसमें, तो हमारे अर्थ के सरफेस पे, और वही चेंजेस जो है वो किसका रूप ले लेते हैं, वेदरिंग का। इसके अलावा फिजिकल इम्पैक्ट ऑफ हूव्स ऑफ द एनिमल, अलग अलग जानवरों के पैर जब आपने देखे होंगे, जैसे घोड़ा, गाय वगैरह, इनके तो उनके हार्ड होते हैं बहुत पैर जो है, उसमें आपको हूव्स मिलेंगे, और ये हूव्स की वजह से बार बार जब वहां से वो निकलते हैं, तो एक लेयर जो होती रहती है वो धीरे धीरे क्या होती रहती है, हटती रहती है। उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसके अलावा कई सारे वॉर्म्स और लाइकेन्स भी है जो इस प्रोसेस को स्पीड अप करने का काम करते हैं, या कहें वॉर्म जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जनरली क्या करते हैं कि मिट्टी को ढीला करने का काम करते हैं, वो मिट्टी को खाते हैं, पचाते हैं, और वहीं पे एक्सक्रीट कर देते हैं, जिसके कारण मिट्टी क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है। और उस ढीली मिट्टी में जनरली हम देखेंगे कि इरोजन की प्रोसेस क्या हो पाती है, फिर फास्ट हो पाती है। तो ये कौन सी प्रोसेस हो जाती है, हमारी बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब वेदरिंग के बाद हम अगली जो प्रोसेस समझेंगे वो होगी हमारी इरोजन। इरोजन नाम की प्रोसेस आप बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, और जिसमें जनरली हम क्या कह देते हैं कि जितना भी वेदर्ड सब्सटेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जब ट्रांसफर हो जाता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इरोजन। ठीक है, तो इसको याद रखना। और ये जनरली कौन सी टाइप की प्रोसेस होती है, XC2 होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ये काम कर सकती है, यानी एक ही जगह पे रह के काम नहीं कर रही है, ये अलग अलग जगहों पे काम कर रही है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, XC2। लेकिन वेदरिंग जो है वो कैसी है, इन सीटू प्रोसेस है, यानी वो केवल एक जगह रह के ही काम कर रही है। तो इसलिए हमको इसको याद रखना है, इन दोनों के डिफरेंस को। इरोजन इज द एक्ट इन विच अर्थ इज वॉर्न अवे ऑफन बाय वाटर, विंड और आइस। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अर्थ की एक लेयर जो है, या अपर लेयर जो है, वो इफेक्ट होती है किसकी वजह से, इरोजन की वजह से। एक वॉश ऑफ हो जाता है या वॉर्न ऑफ हो जाता है एक जगह से एरिया, और वो जाके इकट्ठा होता है दूसरी जगह। अब ये जो एक जगह से हटना है और दूसरी जगह तक जाना है, उसी को हम कौन सी प्रोसेस में शामिल करते हैं, या एक जगह से हट जाने को किस में शामिल करते हैं, इरोजन में। लेकिन अब ये एजेंट्स जो हैं, जैसे कि वाटर, विंड और आइस, इसको एक जगह से जब दूसरी जगह तक ले जाते हैं, तो वो प्रोसेस हो जाती है कौन सी, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब फ्रेगमेंट्स ब्रेक बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल इम्पैक्ट, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, अनलाइक वेदरिंग वेयर आर ओनली ग्रेविटी इज इन्वॉल्व। तो यहाँ पे कई बार हमसे क्वेश्चन बन सकता है, या थोड़ा सा अगर अच्छा एक क्वेश्चन बनाना है, तो वेदरिंग में कौन सा फोर्स काम करता है, तो ग्रेविटी काम करता है। और जो हमारा इरोजन है, इसमें कौन सी चीज काम करती है, तो काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक फोर्स जो है वो काम करता है। क्यों, क्योंकि ये मूविंग एजेंट्स के साथ में ही हो पाता है, यानी वाटर जब मूव कर रहा है तब होगा, और विंड जब मूव कर रही है तब होगा, आइस मूव कर रही है, आइस किसके फॉर्म में मूव करती है, ग्लेशियर के फॉर्म में। तो ऐसी जगहों पे हमको क्या देखने को मिलेगा, इरोजन देखने को मिलेगा। सिंपल भाषा में कहें तो अर्थ की एक लेयर का हट जाना क्या कहलाता है, इरोजन कहलाता है। एजेंट्स ऑफ इरोजन, अब अलग अलग टाइप के एजेंट्स होते हैं, जिसमें जनरली हम 5 एजेंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, जो क्या करते हैं, इरोजन करते हैं, और अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। पहला, रनिंग सरफेस वाटर। अब नदियां जो है वो क्या कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही है, तो रनिंग वाटर जहां जहां मिलेगा अपने को, मिट्टी क्या होती जाएगी, उसके साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होती रहेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इरोजन बाय वाटर। या इस तरह की अलग अलग जो चीजें होंगी, उनसे जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे सरफेस पे, उन लैंडफॉर्म्स को हम क्या कहेंगे, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स। क्या कहेंगे उनको, फ्लूवियल
लैंडफॉर्म्स, जैसे कि वाटर केव्स वगैरह, ये सारी चीजें किस में मिलेगी अपने को, रनिंग वाटर की वजह से। इसके अलावा मियांडरिंग को हमको देखने को मिलेगा, वो सभी किस में मिलेगा, रनिंग सरफेस वाटर की वजह से। विंड की वजह से अगर बात करते हैं तो जनरली ये कहाँ पे होती है, एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में। एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में होती है, यानी सूखे और अर्ध सूखे स्थानों पे आपको क्या देखने को मिलेगा, विंड इरोजन देखने को मिलेगा। जनरली ये एक जगह से दूसरी जगह पे, जैसे कि रेगिस्तान में अगर देखें जो रेत है, जो सैंड है, वो एक जगह से दूसरी जगह हवा के साथ उड़ती रहती है, तो उसमें हम देखेंगे सैंड ड्यून्स का फॉर्मेशन होता है, या कहें कि सैंड आर्क्स का फॉर्मेशन होता है। कई सारी ऐसी अलग अलग टीले वगैरह इनका निर्माण होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एओलियन लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एओलियन लैंडफॉर्म्स इनको कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम आगे समझते हैं तो आगे हमारे पास जो एजेंट्स आते हैं वो आते हैं ग्लेशियर। अब ग्लेशियर क्या होते हैं, तो हमको ये पता ही है कि जब आइस थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में या थोड़ा सी लिक्विड फॉर्म के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर, या एक ऐसी जमी हुई स्ट्रीम्स जो मूव कर रही होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर। अब ये जनरली कहाँ पे होता है, हाई लैटिट्यूड्स पे होता है या अल्पाइन माउंटेन्स पे होता है, ठीक है। और ऐसे कई सारे अलग अलग चीजें जो है इसकी वजह से बन सकती है, जैसे कि सर्क बन सकते हैं, टांस बन सकते हैं, है ना। तो ये याद रखना कि सर्क और टांस किसकी वजह से बनते हैं, ग्लेशियर की वजह से। कुछ वेव्स की वजह से भी हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म्स के फॉर्मेशन होते हुए या इरोजन होते हुए, कि जब वेव्स आती है, टकराती है और वापस जाती है, तो उसके साथ में वो क्या लेके जाती है, कई सारा मलबा साथ में लेके चली जाती है, जिसकी वजह से अलग अलग लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। लैंड फॉर्म्स में जैसे कि फियोर्ड, जो अलग अलग तट वगैरह जो आ जाते हैं, अपने अलग अलग केव्स आ जाती है, तो ये लेकिस्ट। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अपने लगून्स वगैरह आ जाते हैं, ब्रेकिश वाटर आ जाते हैं, ये सभी चीजें अपने को किस में मिलती है, वेव्स की वजह से मिलती है। इसके अलावा कास्ट की अगर बात करते हैं तो कास्ट ऐसे लैंडफॉर्म्स होते हैं जहां पे हमको क्या मिले, लाइमस्टोन मिले। और लाइमस्टोन वाले इलाकों में जनरली अंडरग्राउंड वाटर की वजह से बहुत सारी चीजों का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। इनका फॉर्मेशन जनरली हमको किसकी वजह से देखने को मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर की वजह से। लेकिन कहां पे, तो कौन से रीजन में, लाइमस्टोन वाले रीजन। तो ये चीजें अपने को बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अलग अलग जो फॉर्मेशंस हो रहे हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब अगली जो हमारी स्टेज आती है वो आ जाती है कौन सी, डिपोजिशन। इरोजन, देखिए एक जगह से वेदरिंग हुई, वेदरिंग के बाद मटेरियल मूव हुआ, मूव होके कहीं तो जाके रुकेगा, कहीं तो जाके डिपॉजिट होगा, तो उसी डिपोजिशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, या उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन, ठीक है। एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्रीज बाय जियोमॉर्फिक एजेंट्स लाइक रनिंग वाटर, विंड, वेव्स एक्सेट्रा, एंड उसको हम क्या कर रहे हैं, ये एक जगह से तो स्टार्ट हो रहा है लेकिन दूसरी जगह जाके जब इकट्ठा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिपोजिशन या एक्विजिशन, ठीक है। इसके अलावा वेदरिंग एड्स इरोजन, it is not a precondition for erosion to take place. That is, erosion can take place in unweathered conditions also. याद रखना इस चीज को कि इरोजन जो है वो अनवेदर्ड प्लेसेस पे भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नल या जियोमॉर्फिक एजेंट्स की वजह से हो रहा है। लेकिन इरोजन के बाद हमेशा हमको क्या देखने को मिलेगी, कौन सी प्रोसेस देखने को मिलेगी, डिपोजिशन। हमेशा जितना भी इरोडेड मटेरियल है वो कहीं ना कहीं जाके तो एक जगह इकट्ठा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। तो इसको याद रखिएगा कि इरोजन के बाद कौन सी प्रोसेस आती है, डिपोजिशन, ठीक है। तो ये एक पूरी साइकिल हो जाती है हमारी, हमको याद रखने वाली, कि सबसे पहले क्या हुआ, वेदरिंग, वेदरिंग के बाद इरोजन, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद क्या होता है, डिपोजिशन। वेदरिंग में हमने क्या समझा कि रॉक के फ्रेगमेंट्स टूटना या उसके हिस्से होना या डिसइंटीग्रेशन होना क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है।
अब ये वेदर्ड मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, कुछ एजेंट्स के थ्रू, उसको कहते हैं इरोजन। और ये मूविंग की जो प्रोसेस है ये क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन। और जब ये ट्रांसपोर्टेशन खत्म होता है तो वहां पे हम देखेंगे कौन सी प्रोसेस, डिपोजिशन। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट एक्सोजेनिक प्रोसेस। इसके पहले हमने एंडोजेनिक प्रोसेस पढ़ा है, तो उसको भी आप एक बार रेफर कीजिएगा। और ये सारी प्रोसेस जो है या ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है हमको आगे काम आएंगे अलग अलग, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी में और आगे बढ़ते हुए जब अलग अलग चीजों के फॉर्मेशन की बात करेंगे, तब हम वहां पे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेस के बारे में बार बार पढ़ेंगे। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर होना बहुत जरूरी है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपसे यही बात कहूंगा कि इन्हें काफी अच्छी तरीके से पढ़ें। और बाकी की जो चीजें हैं जैसे लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन, वो हम आगे जो अलग अलग टॉपिक्स आएंगे उनमें उनको पढ़ेंगे, तब भी ये वहां पे हमको काम आएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स के बारे में समझेंगे जो कि जियोमॉर्फोलॉजी से ही होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।